नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पिक्चर अभी बाकी है। बिहार वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वार। इजराइल का प्रियंका गांधी के पोस्ट पर जवाब, कहा आपकी गलत बयानी शर्मनाक। मैं राहुल गांधी के साथ मुहिम में, वोट चोरी के खिलाफ मुंबई कांग्रेस का सिग्नेचर अभियान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़, डीआरजी के 2 जवान हुए घायल। और महाराष्ट्र कैबिनेट का अहम फैसला, राशन दुकानदारों के मार्जिन में होगी बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान में साफ लिखा है कि एक व्यक्ति एक वोट और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इसे लागू करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले विपक्ष के पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब पुख्ता सबूत है। दरौंदा की एक महिला मिंता देवी की वोटर लिस्ट में 124 साल दर्ज की गई है, जो विपक्ष के आरोपों को और मजबूत करता है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि पिक्चर अभी बाकी है और संविधान की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से इजराइल पर फिलिस्तीन में नरसंहार का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि इजराइल ने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। प्रियंका ने कहा है कि सैकड़ों लोग भूख से मारे गए और लाखों लोग भूखमरी के खतरे में हैं। उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी को भी शर्मनाक बताया और कहा कि ये निष्क्रियता इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है। प्रियंका ने इस बयान पर भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रियंका के आरोपों को धोखेबाजी बताया और कहा कि इजराइल ने केवल हमास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनकी संख्या 25,000 है। रूबेन अजार ने दावा किया है कि गाजा में 20 लाख टन भोजन पहुंचाया गया, लेकिन हमास उन्हें जब्त कर भुखमरी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है, इसलिए नरसंहार का आरोप बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से वोटों की चोरी कर जीत हासिल करने का सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल के खिलाफ सिग्नेचर अभियान की शुरुआत कर दी है। मैं राहुल गांधी के साथ नाम से चल रही ये मुहिम आज पुणे के खड़गवासला से शुरू हुई। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधायक दल के नेता विजय वड़ट्टीवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता सतेज उर्फ बंटी पाटिल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नसीम खान, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम ने हस्ताक्षर कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। गंगालूर थाना इलाके में चल रहे इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों की हालत अब स्थिर है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिलने के बाद 11 अगस्त से गंगालूर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज जंगल के भीतर नक्सलियों के आमने सामने होते ही रुक रुक कर फायरिंग शुरू हो गई। घायल जवानों को पहले स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की आशंका है। मुंबई में आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अन्न नागरिक पुरवठा और ग्राहक संरक्षण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना के तहत आने वाले पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए सस्ते भाव पर अनाज वितरित करने वाले दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी की गई है। अब राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को ई पास मशीन के जरिए अनाज वितरित किया जाएगा। फिलहाल दुकानदारों को वितरण के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 1500 रुपये प्रति मैट्रिक टन मार्जिन दिया जा रहा था। मंत्रिमंडल ने
नए फैसले के तहत अब राशि बढ़ाकर 170 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से दुकानदारों को कामकाज में सहूलियत मिलेगी और वितरण प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी। हालांकि इस फैसले से राज्य की तिजोरी पर सालाना 92,071 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार ने जनता के हित में उठाने का निर्णय लिया है। और फिलहाल आवाज समाचार में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि गुंडे, माफिया और दबंगई सबके सब सैफई परिवार के भाई। इस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने करारा जवाब देते हुए लिखा है कि असली गुंडे और दबंगई कौन है ये यूपी की जनता ही जानती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों पर लाठी बरसाने, जमीन कब्जा करने और बुलडोजरों से कानून का गला घोंटने जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल ने तंज कसते हुए पूछा है कि भाजपा ने यूपी को क्या दिया? महंगाई, नफरत और जंगल राज। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानती है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में अखिलेश यादव के बैरिकेड कूदने की घटना को लोकतंत्र बचाने की छलांग बताया और उनकी तारीफ की। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच टकराव जारी है। विपक्ष ने गोरखपुर की घटना पर सरकार को घेरा और सदन में नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सवाल हो तो सदन में पूछे, भागने से समाधान नहीं मिलेगा। बिहार में गंगा का उफान इस वक्त लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सबसे भयानक तस्वीरें बेगूसराय से सामने आ रही हैं, जहां बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 प्रखंडों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। गांव ही नहीं, नगर निगम के वार्ड भी जलमग्न हो गए हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। लोग छतों, ऊंचे चौकों या फिर गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। तेज धार में डूबकर बच्चों और बुजुर्गों की दर्दनाक मौत की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। तेघरा और बछवाड़ा में 2 बच्चियों की जान चली गई। वहीं शामहो प्रखंड में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चारा लाने, स्नान करने और रास्ता पार करने के दौरान भी कई लोगों की जिंदगी बाढ़ ने लील ली। अब तक जिले में अकेले 7 से ज्यादा ऐसे हादसे हुए, जबकि पूरे बिहार में मौत का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। प्रशासन ने 8 बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के 137 स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 से 14 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि पीने के पानी, भोजन और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। सांप और दूसरी जहरीली चीजों का खतरा भी मंडरा रहा है। डीएम तुषार सिंगला ने बताया है कि बेगूसराय में गंगा 104 किलोमीटर के दायरे में बहती है और इस बार 15 से 16 अगस्त तक पानी का स्तर ऊंचा रहने की संभावना है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और बच्चों पर खास ध्यान देने की अपील की है। उधर बाढ़ से बैंक सेवाएं भी बाधित हुई हैं और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। बिहार के 12 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हैं और राज्य के कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना शाखा क्रमांक 198 की महिला शाखा प्रमुख पूजा बरिया के साथ वर्ली में धक्का मुक्की और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना के बाद विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहिल ने पूजा बरिया से फोन पर बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ है।
पूजा बरिया ने डॉक्टर गोहे को बताया कि उन्हें जानबूझकर उकसाया गया ताकि वह प्रतिक्रियाएं दें और विवाद खड़ा हो। इस पर नीलम गोहे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा है कि हम सब आपके साथ हैं। ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में संभावित पराजय की आशंका से ठाकरे गुट में निराशा फैल गई है और उनकी जमीन खिसक रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पूजा वारिया के समर्थन में है। नीलम गोहेकर ने कहा है कि ठाकरे गुट ने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर उनका अपमान किया है। ये घटना राजनीतिक माहौल को और गरमाने वाली है। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में नारली पूर्णिमा के दिन शिवसेना महिला शाखा प्रमुख पूजा वारिया से हुई मारपीट के मामले में शिवसेना के उभाटा गुट पर केस दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। उपनेता शीतल महात्रे के नेतृत्व में शिवसेना प्रतिनिधि मंडल ने आज अपर पुलिस आयुक्त विक्रम देशमाने को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महिला पर हमला गंभीर अपराध है और आरोपियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह हमला विधायक आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में हुआ और इसमें उभाटा गुट के विधायक सुनील शिंदे के बेटे सिद्धेश शिंदे का नाम भी सामने आया है। घायल पूजा वारिया 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहीं। शीतल महात्रे ने मांग की है कि पुलिस एनसी लेने की बजाय सख्त कार्रवाई करे और आदित्य ठाकरे को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वसई विरार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। बहुजन विकास अघाड़ी को झटका देते हुए पूर्व नगर सेवक महेश पाटिल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राजन नायक, स्नेहा पंडित दुबे, प्रसाद लाड, माधवी नायक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रविंद्र चौहान ने कहा है कि ये सभी कार्यकर्ता विकसित भारत और महाराष्ट्र के सपने के साथ भाजपा में आए हैं। महायुति सरकार वसई विरार नालासोपारा इलाके के विकास को प्राथमिकता देगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। भाजपा में शामिल होने वाले बविया झोपड़पट्टी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, महिला मोर्चा की सविता ठाकुर, रवि पाटिल, राजेश पाटिल, दिलीप भोयर, हर्ष महात्रे और युवा नेता धवल चोरगे जैसे नाम शामिल हैं। हरिद्वार जिले के घिस्सूपुरा गांव से पुरानी रंजिश ने सोमवार को खौफनाक रूप ले लिया। एक समूह जो लाठी, डंडों और लोहे की सरियों से लैस था, अचानक गांव में घुसा और कई लोगों का ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज तुरंत स्थानीय अस्पताल में शुरू करा गया। हमलावरों की इस हिंसक कार्रवाई से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि ये हमला पुरानी आपसी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर गांववासियों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। इस घटना ने इलाके में फिर से सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही हमलावरों को पकड़ने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के अमेरिका दौरे पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। दरअसल अमेरिका से भारत को परमाणु हमले की धमकी देने के बाद रूबिन ने ट्रंप प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि आधी दुनिया को डुबोने की धमकी देने वाला जनरल सूट पहनकर ओसामा बिन लादेन की तरह ही खतरनाक है। रूबिन ने तो यहां तक कह दिया है कि असीम मुनीर को अमेरिका में अवांछित घोषित किया जाए और वीजा तक न दिया जाए। साथ ही पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म कर आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में डालने की भी मांग की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये कदम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के दौरान और ठीक उसी दिन उठाया गया जब बलूचिस्तान के लोग अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इस बैन के बाद बलूच नेताओं ने अमेरिका से नाराजगी जताई है, लेकिन साथ ही एक बड़ा ऑफर भी दिया।
बलूच नेता मीर यार बलोच ने कहा है कि अगर ट्रंप सरकार उनकी आज़ादी को मान्यता देती है तो बलूचिस्तान अमेरिका का सच्चा और भरोसेमंद सहयोगी बनने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि बलूच जनता ने इतिहास में कभी भी अमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं उठाए हैं, चाहे वो सोवियत आक्रमण का समय हो या फिर 9/11 के बाद नाटो की सप्लाई लाइन बलूचिस्तान से गुजर रही हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता दिखाता है और आतंकी गतिविधियों के लिए समर्थन को रोकने में मदद करेगा। वहीं पाकिस्तान में इस बैन को जनरल मुनीर की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया जा रहा है, जो लंबे समय से अमेरिका पर BLA के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। बलूच नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान 1948 से बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किए हुए है। यहाँ की जनता पिछले 78 साल से पाकिस्तानी सेना के दमन, आतंक और आर्थिक लूट का शिकार है। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंक का गॉडफादर करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये देश चरमपंथियों को पनाह देता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और युद्ध अपराधियों को शरण देता है। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी, जिसको लाखों बलूच नागरिक विरोध कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के इस फैसले के बाद अब सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और तेजी से उठेगा या फिर पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका का ये कदम बलूच आंदोलन को और कठिन बना देगा। जॉली LLB 3 का टीजर रिलीज हो चुका है और इस बार दोनों जॉली यानी कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक दूसरे से टकराते नजर आएंगे। 1 मिनट 30 सेकंड का टीजर मजेदार अंदाज में कोर्ट रूम ड्रामा को दर्शाता है। शुरुआत होती है अरशद वारसी के किरदार जगदीश त्यागी की कोर्ट में एंट्री से, फिर आते हैं सौरभ शुक्ला अपने चर्चित जज वाले रोल में। इसके बाद डिफेंस वकील के रूप में एंट्री होती है अक्षय कुमार यानी कि जगदीश्वर मिश्रा की। दोनों के बीच कोर्ट में बहस और तकरार की झलक टीजर में दिखाई देती है, जो दर्शकों को 3 गुना मनोरंजन का वादा करता है। फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है और ये 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ हुमा कुरैशी और अमृता राव भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये फिल्म जॉली LLB फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है। आपको बता दें कि साल 2013 में आई पहली फिल्म में अरशद वारसी लीड में थे, जबकि 2017 में रिलीज हुए दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में दिखे थे। अब तीसरे भाग में दोनों जॉली पहली बार आमने सामने होंगे, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। करीब 8 साल बाद इस फ्रेंचाइजी की वापसी दर्शकों के लिए एक ट्रीट साबित हो सकती है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।